सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज हमारी 37th क्लास है। आज के टॉपिक में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए और अगर आपने इस पे कमांड कर लिया तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि एक दो सवाल यूपीएससी जो भी पूछेगा आप इसे ज़रूर कर लोगे, बट उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक बहुत छोटी सी अनाउंसमेंट है। मैं अपनी मेंटरशिप में एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ 20 नवंबर से। बिलीव मी, अभी तक अगर आपको अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस नहीं आया है और आप सही डायरेक्शन में एक सही मेंटर के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको वो प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश पे मिल जाएगी और आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन करके मेरी मेंटरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं और 2024 क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट मी। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं सर कि आपकी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स है, तो दीज आर सम ऑफ माई अचीवमेंट्स, दीज आर द फ्यू ऑफ माई अचीवमेंट्स। आई क्वालिफाइड यूपीएससी विथ रैंक 442 इन 2021। उसके अलावा मेरी एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2012 में रैंक 37 थी। आई लेटर ऑन ज्वाइंड एज असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर in Enforcement Directorate. Later I qualified in 2013 as Income Tax Inspector. In 2015 I qualified as the Central Excise Inspector. उत्तराखंड पीएससी का इंटरव्यू भी दिया 2016 में एंड आई वॉज द पब्लिशर एंड द डायरेक्टर ऑफ डीडीएन पब्लिकेशन हाउस। ये किताब थी हमारी जो पहले मैंने लिखी थी एंड इट वाज अ ग्रेट हिट। एंड आपको इसका पीडीएफ जो हमारी वेबसाइट है nilesh.air442.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो डाउनलोड करें। ये अभी भी बहुत ही इफेक्टिव है और इसमें क्वेश्चन 2017 तक के हैं, लेकिन इसका जो हिस्ट्री पोर्शन है स्पेशली एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर एंड इनफैक्ट मॉडर्न भी, ये आपको यूपीएससी के एग्जाम में आपके थॉट प्रोसेस को अलाइन करने में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। इट्स अ वन लाइनर टाइप ऑफ बुक। प्रैक्टिस के लिए इससे बेहतरीन किताब तो नहीं मिलेगी। और इसी के साथ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। वो कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। आपने सुना होगा अक्सर कि थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा डेंजरस होती है। मैं बताता हूँ कैसे। एक व्यक्ति था, वो एक जगह पे गया, ही वॉज ए स्पीकर। तो स्टेज पे आता है और लोगों से बोलता है, मैंने अपनी ज़िंदगी के जो सबसे खूबसूरत पल बिताए थे, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपनी ज़िंदगी के जो सबसे खूबसूरत पल बिताए थे वो एक ऐसी औरत के बाहों में बिताए थे जो मेरी वाइफ नहीं थी। लोग बड़े शौक थे, कैसा आदमी है, कैसी बातें कर रहा है। एंड फिर उसके बाद वो बोलता है, और वो लेकिन वो जो औरत थी वो मेरी माँ थी। तो सडनली लोगों का मूड चेंज हो गया। पहले कैसे डिस्गस्ट की नज़र से देख रहे थे और इतने खुश हुए कि यार क्या बात बोली, ये अपनी माँ को कितना प्यार करता है, कितना ज़्यादा इज्जत करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो बात बहुत लोगों को हिट की। बहुत लोग बड़े खुश हुए कि यार क्या था, मतलब कितनी अच्छी बात बोली है, जोक के फॉर्म में बोली ही भले है लेकिन वाकई में हिटिंग बात है। तो उसमें से एक जो बंदा उसकी बातों को सुन रहा था, वो जब अपने घर आता, एक दिन उसने दारू पी ली। दारू पीने के बाद उसकी वाइफ सामने थी और बच्चे वगैरह भी बैठे हुए थे, तो उसने सोचा कि मैं भी यही जोक मारता हूँ। तो क्या हुआ कि अब दारू पी चुका है, वाइफ सामने है, तो वो सडनली बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत जो पल हैं वो एक औरत की बाहों में बिताए थे जो मेरी वाइफ नहीं थी। अब वाइफ का चेहरा गुस्से में, आपको पता ही है, ऐसी बात हस्बैंड बोल दे तो वाइफ कहाँ सुनने वाली है। अब इसने दारू पी रखी थी और दारू के नशे में वो सेकंड पार्ट भूल गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे सोचा यार सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट याद नहीं आया। तो लास्ट में उसने बोला, और मुझे याद नहीं आ रहा कि वो औरत कौन थी। अब फिर तो पता है कि बीबी ने निकाले चप्पल, कटा कट पीटने शुरू कर दिए। क्यों सुना रहा हूं आपको ये कहानी, क्या बताना चाहता हूं मैं आपको इस कहानी से। इस कहानी से दोस्तों मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। हम में और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डे 1 से टॉपर्स के नोट्स उठा लेते हैं। डे 1 से ये जब आप करते हैं ना तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। टॉपर्स के नोट्स पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दोस्तों पहले एक पूरी नॉलेज ले लीजिए एक स्टैंडर्ड बुक से,
उसके बाद अगर आप इनके नोट्स उठाएंगे ना, आपको कहीं ज़्यादा फायदा होगा। बट हम क्या करते हैं कि हर एक चीज़ के लिए हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए, हर एक चीज़ के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए, और इसीलिए यूपीएससी के भी क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर कर देता है ना, हमारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया है। अब समस्या यह कि हम उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते ही नहीं है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर उधर आता है और वो नोट्स में नहीं दिया होगा ना, हम परेशान होकर पागल हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं कि अरे यार, इस नोट्स में तो दिया ही नहीं था, और नोट्स में नहीं दिया था, लेकिन वो हो सकता है कि उस किताब में दिया हो, लेकिन आपने चूंकि किताब पढ़ने की मेहनत नहीं की, इसलिए आप उस क्वेश्चन को कर भी नहीं पाए। इसलिए किसी भी टॉपर के नोट्स उठाने से पहले एटलीस्ट किताब तो पढ़ लो। सेम गलती हम आज की डेट में मैगजीन के लिए करते हैं। किसी टॉपर ने आपको बाई चांस बोल दिया कि मैंने जिंदगी में न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही नहीं, और आपने उसकी बात को यूं ही मान लिया। अरे भैया, हो सकता है वो बचपन से ही वेल इन्फॉर्म्ड हो, वो उसके माँ बाप आईएएस आईपीएस हो, वो रेगुलर न्यूज़पेपर देखता हो, या फिर न्यूज़पेपर नहीं देखता होगा तो हो सकता है कि वो रेगुलर टीवी पे एडिटोरियल्स होगा के डिस्कशन देखता हो, या फिर हो सकता है कि वो राज्यसभा टीवी एटसेट्रा ये सब चीज़ें देखता हो, संसद टीवी देखता हो सकता है वो आर्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑलरेडी ऑनलाइन इतने पढ़ लेता हो कि उसको न्यूज़पेपर की जरूरत ही नहीं है, और आपका क्योंकि बेस जीरो है फिर भी आपने उसकी बात मान ली, अंधों की तरह हमने फॉलो कर लिया। आपको समझना पड़ेगा कि एक मैगजीन, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक इंस्टीट्यूट की कोई भी मैगजीन वो सारी चीज़ें नहीं एक जगह पे ला के दे सकती जो आपको एक न्यूज़पेपर देगा। उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद अगर आप उस इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ेंगे ना, आपको हमेशा फायदा ज़्यादा होगा। क्यों ऐसा होता है कि इंटरव्यू के टाइम पे लोगों की हालत खराब हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि सर इंटरव्यू वाला पैनल मुझसे क्या पूछ लेगा, क्योंकि वो उसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता, उसने सिर्फ अपनी नॉलेज जो है ना वो सीमित की रहती है एक नोट्स पढ़ के। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको प्रीलिम्स में हेल्प मिलती है, आपको मेंस में हेल्प मिलती है, आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलती है, और सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में जो बच्चा पर डे अगर एडिटोरियल पढ़ रहा है उसको कभी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लोगों की हालत खराब हो जाती है जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन सामने आता है। क्यों? अब मैं आपको ये मैथ्स के चीजें पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप चीज समझना, कॉम्प्रिहेंशन कोई आपको सिखा ही नहीं सकता। दो चार ट्रिक्स तो मैं भी बता दूंगा, कोई भी बता देगा, लेकिन एक्चुअल जो आपका इंप्रूवमेंट होगा वो कॉम्प्रिहेंशन होगा, जो आप पढ़ रहे होंगे ना अपना, उससे ही होने वाला है। तो न्यूज़पेपर इग्नोर ना करें, बुक्स इग्नोर ना करें, एक स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़ें, उसके बाद भले आप किसी के भी नोट्स उठा ले। ये गलती ना करें, नहीं शॉर्ट नोट्स और फिर आप पढ़े हुए हो यार 5 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा, कहां से होगा सिलेक्शन? बिलीव में दोस्तों, मैंने भी ये गलतियां की हुई हैं, बहुत खराब लगता था उसके बाद जब गलतियां करते थे तो देखते थे कि हमें सिलेक्शन नहीं हो रहा। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, आपको मैं एटलीस्ट बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, सीखिए, अपनी नॉलेज को बूस्टअप कीजिए और इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए, ज़िंदगी बन जाएगी आपकी। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अब ये कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप समझ लो 19-20 सवाल यूपीएससी ने लास्ट के 10 सालों में लगभग पूछ लिए हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिक्स है, उसके अलावा आप बोट एंड स्ट्रीम की चीज़ें इसी टॉपिक में आती है, क्लॉक वाली चीज़ें इसी में आती हैं, गेम्स ऑफ स्किल्स वाली चीज़ें इसी में आती हैं, ट्रेन वाली चीज़ें इसी चीज़ में आती हैं, सर्कुलर मोशन वाली चीज़ें इसी में आती हैं, एंड बोट में आप देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इसमें आती है, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये 3 शब्द हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक चीज समझना, जब कोई बॉडी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सपोज यहां पे है, इसके रिस्पेक्ट में सपोज प्लेस ए से प्लेस बी पे मूव करता है इसके रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं द मोशन हैज अकर्ड, मूव कर रही है, द मोशन हैज अकर्ड, द बॉडी इज मूविंग। कभी भी एक बोलाएगा ना कि कोई बॉडी मूव कर रही है, तो हम हमेशा बोलेंगे ये किसी के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये पेन है और ये ऐसे हो रही है, तो इट मीन्स इट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू मी स्टैंडिंग एज द स्टेशनरी पर्सन।
इस चीज को जो मैथमेटिकल मॉडल डिस्क्राइब करता है उसमें 3 वेरिएबल्स आते हैं। अब देखो ये मूव किया ए से बी, तो सपोज इनके बीच की जो दूरी थी वो थी डी, ठीक। अब इसको यहां से जाने में कुछ वक्त लगा होगा तो उसको मैं बोल दूंगा टी, टी इक्वल टू टाइम। और उसके बाद फिर मैं बोलूंगा 3 वेरिएबल की यहां पे बात करने लगूंगा। पहली चीज, ये मूव कर रही है तो इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस, ये कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, ए से बी की तरफ चलते हुए कुछ दूरी इसने तय की होगी, पहला वेरिएबल। उसके बाद ए से बी तक जाते हुए इसको थोड़ा सा वक्त लगा होगा, तो दूसरा वेरिएबल आ जाता है, दैट इज द टाइम, जो इसको वक्त लगा। इस डिस्टेंस को हम डी से डोनेट कर सकते हैं, टी को हम टाइम से डोनेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम ये बोलेंगे कि ये किस स्पीड से चल रहा है, यानी कि इसकी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ये कितना ट्रेवल कर रहा है, तो हम बोल देंगे इस चीज को, हम बोल देंगे कि ये इस स्पीड से चल रहा है, जिसको हम डोनेट कर देंगे एस। ये 3 चीजें डी, टी एंड एस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इसकी रीढ़ की हड्डी है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, डी, टी एंड एस। एंड इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन डी, टी एंड एस के बारे में जानते वक्त आपको 2 चीजें जरूर जान लेनी चाहिए। डी से होता है डिस्टेंस एंड एस से होता है स्पीड। टाइम तो टाइम ही है, लेकिन एक चीज और आती है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये दोनों चीजें आपको ऑल्दो इस क्वेश्चन में नहीं पूछेगा यूपीएससी, लेकिन यूपीएससी मूडी है, कभी उसका मन कर गया चलो बच्चों को घुमा देते हैं, तो बस बेसिक इसका जान लीजिए। उसके बाद हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे, हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे। या फिर कभी जनरली डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई और हमको दिख रहा है कि ये जो चीज़ दी हुई है ये घुमा फिरा के डिस्टेंस के बराबर है, बताता हूँ आपको डिफरेंस, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज द डिस्टेंस। बट उससे पहले आप समझना एक चीज़, सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जो ए पोजीशन पे है ये बॉडी, और वो बी पोजीशन पे जाना चाहती है, ठीक है। अब एक ऑप्शन ये कि मैं यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लूं और सीधे चला जाऊं बी के पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लूं और सीधे चला जाऊं बी के पास, ये मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं इसको, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लूं और बी के पास चला जाऊं, तो मैं बोलूंगा ए हैज मूव फ्रॉम ए टू बी विथ अ डिस्प्लेसमेंट, और लेट्स से ये 40 किलोमीटर था, तो मैं बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट इसका 40 किलोमीटर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बी में जाते समय ऐसे 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 घूमते घामते ये ऐसे 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 करते अब आया हो, और इस तरह से चलते चलते ये चल गया होगा 120 किलोमीटर। होता नहीं है, गलियों से होते 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 हम चले जाते हैं, तो फिर हम बोलेंगे डिस्टेंस जो ए ने कवर किया है वो है दैट इज 120 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल ट्रेवल्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। इट इज द, अगर कभी ऐसा कोई बॉडी मूव कर रही है और ये दे दिया जाए कि इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 40 है, लेकिन इस तरह से मूव करके 120 तक जा रहा है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं, अगर मेरे को निकालने को बोलेगा कि स्पीड क्या है, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट्स से टाइम इक्वल टू 2 आवर्स, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो आपका था 120 अपॉन टी, तो मैं बोल दूंगा 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मेरे से वेलोसिटी पूछ देगा तो मैं बोल दूंगा इट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट द डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था दैट इज द 40/2। अगर 2 घंटा यहां पे भी लग रहा है तो मैं ये बोल दूंगा 40/2, दैट बिकम्स 20 किलोमीटर पर आवर।
अगर टाइम सेम है, टाइम अलग होगा तो डेफिनेटली कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम बोलेंगे डिस्टेंस एज द सेम एज डिस्प्लेसमेंट। इसके आगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे। इसके आगे हम वेलोसिटी और स्पीड को अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन आप इसके बीच का डिफरेंस जरूर समझ लीजिए कि सपोज ये एक बॉडी ए है और ये घूम के वापस अगर यहीं पे आ रही है, और लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ये 50 मीटर किया, तो डिस्टेंस तो 50 मीटर होगा, लेकिन इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 बट डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मीटर। इसलिए इसकी स्पीड की तो कोई वैल्यू होगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी, चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी एक्चुअली 0 हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। इससे आगे हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये क्लास 11th में जनरली ये कॉन्सेप्ट आता है, और यूपीएससी ने अपने सिलेबस में लिख के तो रखा है भले कि 10th तक का, बट कभी कभी मूड में आ गया, जैसे प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अच्छे लेवल के सवाल दे दिए थे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी। इसके आगे जो भी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड और टाइम की बात करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और आपको समझने वाली बात है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ एक चीज़ है एक्सप्लेन करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास दो चीजें हैं, एक तो एक मैग्नीट्यूड है, उसके अलावा एक डायरेक्शन है। बट उन चीजों में नहीं पढ़ते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। यहां तक बस आप नोट के लिए एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में वो डिस्प्लेसमेंट है, और जो घूम के जो ओवरऑल जो मूव की होगी बॉडी दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, नाउ देयर इज ए इंटर रिलेशनशिप। ये 3 फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूं इंटर रिलेशनशिप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जगह जगह पे आएंगे, समझ लेना थोड़ा सा। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि एक बॉडी अगर ए है, लेट्स से वो 50 मीटर पर सेकेंड चल रही है, ठीक है, इसकी स्पीड ये दी हुई है, और ये मैं कह रहा हूँ कि 10 सेकेंड ट्रेवल करिए, तो मेरे से डिस्टेंस पूछेगा कि कितना चल रही है, तो मैं बोल दूंगा 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 मीटर ये चल रही है। सिंपल, इस फॉर्मूले पे मैं ये कह सकता हूँ, यानी कि S इंटू टी इक्वल टू डी। ये मेरा पहला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज है डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, यानी कि d अपॉन टी इक्वल टू एस। इसी फॉर्मूले से आया, एक भी याद है तो बाकी तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। सेम चीज, अगर कोई बॉडी लेट्स से 500 मीटर चलती है 10 सेकंड में, और मेरे से बोलता है कि स्पीड क्या है, तो मैं सीधे बोलूँगा कितना चली भैया, 500 मीटर चली, कितनी देर में चली, 10 सेकंड में चली, तो इसकी स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकंड। सेम फॉर्मूला। और इसी से मैं ये भी कह सकता हूँ तीसरे फॉर्मूले से, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, दैट इज डी अपॉन टी इक्वल टू टी। ये मेरे पास तीसरा एक इक्वेशन आ गया, यानी कि कोई बॉडी 500 मीटर चल रही है, ठीक है, d अपॉन एस, ये s है, और ये चल रही है लेट्स से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बोलेगा कि इस स्पीड पे चलते हुए ये कितना टाइम लेगी 500 मीटर कवर करने में, तो मैं सीधे बोलूँगा 500 अपॉन 50 इक्वल टू 10 सेकेंड। ये चीज़ इसकी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की रीढ़ की हड्डी है, और एक्चुअली सारा स्पीड टाइम डिस्टेंस इसी पे बेस्ड है। वो अलग सीन है कि इसको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी
प्रोड्यूस होती है। बट अल्टीमेटली अगर आपने इस पे भी कमांड कर लिया तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब आते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं, समझते रहना आप। अब आते हैं स्पीड। अगर मेरे को स्पीड को डिफाइन करना होगा तो मैं कह सकता हूं इट इज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड ड्यूरिंग द मोशन। इट इज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड ड्यूरिंग द मोशन, इसीलिए मैं इसको d अपॉन टी लिखता हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, दिस इज द स्पीड। तो रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड ड्यूरिंग द मोशन एंड ओवरऑल वो एवरेज स्पीड होती है घुमा फिरा के। लेकिन फिलहाल मैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम बोल रहा हूं। जनरली स्पीड को मैं मीटर पर सेकेंड में डिनोट करता हूं या फिर किलोमीटर पर आवर में डिनोट करता हूं। ऑल्दो अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो हो सकता है कभी मिनट, मीटर पर मिनट भी दे दिया हो, या फिर आप कह लीजिए किलोमीटर पर मिनट भी दे दिया हो, किलोमीटर पर मिनट भी दे दिया हो, कुछ भी दे सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ऊपर वाला डिस्टेंस के फॉर्म में लिखा होगा जो कि डिस्टेंस के लिए यूज होता है, नीचे वाला टाइम जो भी मिनट में दे रहे हो, आवर में दे रहे हो, बट जनरली मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में ही दिया होगा। अदरवाइज नहीं तो ये किलोमीटर पर डे भी दे सकता है। सो अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी स्पीड की, बॉडी की स्पीड, लेट्स से किसी बॉडी की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है? किसी बॉडी की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब है कि मान लो कि ये कोई बॉडी है और ये कोई स्टेशनरी पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूं कि हर एक घंटे में या तो ये इस बॉडी की तरफ या तो इस बॉडी के अपोजिट ये s किलोमीटर ट्रेवल कर रही है हर एक घंटे में। फॉर एवरी आवर इट इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी पॉइंट और इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी पॉइंट, क्योंकि यही स्पीड का मतलब होता है। स्पीड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, बट ये लिखा नहीं होता तो हम जनरली बोल देते हैं इसकी स्पीड ये है, बट इट इज जनरली विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब है कि सपोज किसी बॉडी, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं अपना एक्सप्लेनेशन और इजी बनाने के लिए, कोई बॉडी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है हर एक घंटे में, फॉर एवरी आवर द बॉडी इज मूविंग फॉर 40 किलोमीटर्स। सिंपल इसका ये बेसिक फंडा है। एक घंटे में ये बॉडी 40 किलोमीटर चल रही है, तो जाहिर सी बात है 2 घंटे में ये बॉडी कितनी चलेगी? 80 किलोमीटर चलेगी। 3 घंटे में कितनी चलेगी? फिर से 40 किलोमीटर और चलेगी, 120 किलोमीटर। यही तो है स्पीड का मतलब। ठीक है, तो स्पीड का ये मतलब होता है। टाइम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द टाइम? टाइम का बेसिकली ये मतलब होता है टाइम, वो टाइम ड्यूरेशन, इट इज बेसिकली द ड्यूरेशन, इट इज बेसिकली द ड्यूरेशन जिसके दौरान द मूवमेंट हैज अकर्ड, जिसके दौरान मूवमेंट हुआ है। डिस्टेंस डी, ठीक है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके दौरान आपकी जो ये बॉडी है, आप इस चीज को फिर से समझना, मतलब जो भी ये बॉडी है ये मूव करने में लाइक ए से बी तक, ये जो बॉडी मूव कर रही है इसमें जितना भी टाइम लग रहा है, जो भी ड्यूरेशन है, इट इज टी। तो इसको हम बेसिकली कह देते हैं दिस इज द टाइम। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस डी इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन, कितना दूर मूव किया है, ए से बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, दैट इज द डिस्टेंस। सिंपल, ये तो आप समझते हैं, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब यहां पे कुछ आपको ध्यान रखना है, आपको जो भी यूनिट्स यूज हो रही है उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। मतलब अगर मैं स्पीड को दे रहा हूं किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को आपको आवर में ही लिखना है और डिस्टेंस को आपको किलोमीटर में ही लिखना है। ये नहीं करना है कि आप इसको तो आवर में दे रहे हो, इसको मिनट में दे रहे हो, इसको मीटर में कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप फिर अल्टीमेटली मिस्टेक कर बैठोगे। तो स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में, सपोज आपकी स्पीड है मीटर पर सेकंड में, तो आप डिस्टेंस बोलोगे मीटर में दोगे हमेशा और टाइम दोगे हमेशा सेकंड्स में। बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो मेनली स्पीड इन किलो, तो और यहां पे एक चीज समझ लेना इसके बाद कि मेनली जो आपकी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में मिलेगी या तो फिर मीटर पर सेकंड में भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, एक बार आप नोट कर लें, फिर हम इस पर आगे डिस्कस करते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द कन्वर्जन रेशियो, लेट अस सी द कन्वर्जन रेशियो। किस किस का है ये कन्वर्जन रेशियो? किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। तो देखिए सीधी सी बात है, किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो कन्वर्जन रेशियो इज 5/18। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है, अगर मेरे पास सपोज दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर और मैं डिनोट करना चाहता हूं कि इसको मीटर पर सेकंड में, तो मैं सीधे लिख सकता हूं 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसमें 5/18 मल्टीप्लाई करूंगा, मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। दैट बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड। सिंपल, ठीक है। एस लिख दो चाहे ऐसे सी लिख दो, कोई इशू नहीं है, बट जनरली एस लिखते हैं। नाउ इसी तरीके से मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, अगर मेरे को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर लिखना है तो मैं सीधे जो भी दिया होगा मीटर पर सेकंड में, मैं उसमें 18/5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 10 मीटर पर सेकंड और मुझे कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर पर आवर, तो मैं सीधे लिख सकता हूं 10 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, और इसको मैं लिख दूंगा तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अब सपोज ये कन्वर्जन रेशियो आप भूल गए तो क्या करोगे? चांसेस है ना कि आप भूल सकते हो कि ये 5/18 याद ही नहीं आ रहा, तो क्या करोगे? तो पहले आप लिखो, देखो 1 किलोमीटर पर आवर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं, इसीलिए 3600। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकंड। और इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, यहां से काट देते हैं इसको, ये 0 रहने दीजिए, और इसको इससे काटते हैं, तो इट बिकम्स 10/36, दैट बिकम्स 5/18। तो यहीं से आता है ये कन्वर्जन रेशियो। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, और ये इसको मैं इधर ले जाता हूं तो ये चीज़ निकल आती है। तो ये बहुत ईजी है, आसान है, घबराना नहीं है। कुछ और कन्वर्जन जान लेते हैं बाकी, जो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए, आसान है। इसका ये मतलब भी होता है कि दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। कोई समस्या? अब मैंने आपको बताया 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, देयरफॉर 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर। कोई दिक्कत? अब 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, देयरफॉर 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। सेम, इसका यह मतलब भी है कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इट मीन्स इक्वल टू 3600 सेकेंड। इसका मतलब यह भी है कि 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 आवर। सेम चीजें हैं, सिंपल फ्रैक्शन वाले रूल्स के अकॉर्डिंग आगे पीछे करते चले गए, आसान है। तो मतलब अगर सपोज मेरे को दे दिया होगा, लेट्स से आपको दिया होगा 2 मिनट, एग्जाम्पल देख बता रहा हूं, अगर आपको 2 मिनट में दे दिया होगा और मेरे को इसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो मेरा जो है मुझे पता है 1 मिनट में कितने आवर हैं, 1/60, तो मैं सीधे करूंगा 2 इंटू 1/60 आवर, और ये निकल रहा है 1/30 आवर। बस यही चीज़ है। तो इस तरह से कन्वर्जन रेशियोज हैं, यूज कर लें, ठीक है। तो अभी तक हमने जो सीखा, टोटल जो स्पीड टाइम डिस्टेंस है वो 3 फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। वो है S इंटू टी इक्वल टू डी, D/T इक्वल टू स्पीड,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो अगर हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो इसके बेसिस पे जब भी सिचुएशन होगी तो तीन ही सिचुएशंस हो सकती है। एक्चुअली वो अलग सीन है कि इसको अलग अलग तरीके से हम बताएंगे आपको, लेकिन सिचुएशंस तो तीन ही हो सकती है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो बेसिकली ये तीन रिएक्शंस ही होंगे। जैसे कि एक कार 100 किलोमीटर पर आवर चलती है 4 घंटे के लिए, इसका सीधा सा मतलब ये चीज देखने के बाद मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, इट मीन्स कितना डिस्टेंस कार ट्रेवल कर रही है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, इट मीन्स 100 इंटू 4, दैट बिकम्स 400 किलोमीटर ये ट्रेवल कर रही है। यही कह रहा है। एक आदमी 250 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, तो जो अननोन वैल्यू है वो है स्पीड। तो स्पीड मेरे को निकालना होगा तो मैं सीधे बोल सकता हूं 250 अपॉन 5 इज ये कार जो ट्रेवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की इससे कर रही है। अब एक बस है जो डिस्टेंस है 400 किलोमीटर मुंबई टू अजमेर ट्रेवल करी इस स्पीड पे, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब यहां पे मैं टाइम निकाल सकता हूं अगर मेरे को निकालना होगा तो 400 अपॉन 100 इक्वल टू 4 आवर में ये ट्रेवल कर लेगी। ये तीन इक्वेशंस ही हमारे बार बार यूज होंगे, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया। अब कुछ प्रोपोर्शनैलिटीज हैं जो इम्प्लिसिट हैं इसमें, स्पीड टाइम डिस्टेंस में कुछ प्रोपोर्शनैलिटी हम समझ लेते हैं। जब स्पीड कांस्टेंट होगी, देखो हमको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पता है ना हमको, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ये कांस्टेंट हो गया, इसका सीधा सा मतलब है देन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, देयर इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। इट मीन्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मेरी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, या फिर जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही टाइम भी बढ़ जाएगा। समझना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, या फिर जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही टाइम बढ़ेगा। इसका एक और मतलब है, इसका एक और मतलब यह कि अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर मेरी सपोज लाइक लेट्स से मेरी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर ही है, ठीक है। मेरे से कह रहा है 400 किलोमीटर कोई गाड़ी है जो 5 घंटे में चल जाती है, ठीक। तो मेरे से पूछा है 800 किलोमीटर इस गाड़ी को चलने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब मेरे को पता है कि स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुई, तो जितना ये बढ़ेगा, ये कितना बढ़ा, डबल हो गया, इंटू 2 हो गया, तो ये भी उतना ही बढ़ जाएगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली इंटू 2 हो जाएगा। यही मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का, तो यानी कि यहां पे 10 आवर्स होंगे। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, जितना परसेंटेज वाइज ये बढ़ेगा, 100% ग्रोथ हुई है इसमें, तो इसमें भी 100% ग्रोथ होगी, तो 5 आवर में 100% ग्रोथ करते हैं, तो भी इसको मैं ये कह सकता हूं अगर स्पीड कांस्टेंट है। जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही टाइम बढ़ेगा, और उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। अगर ये 5 गुना होगा तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, प्रोवाइडेड स्पीड इज कांस्टेंट। ये 10 गुना होगा तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, और ये आधा होगा, स्पीड आधी, अगर आपका टाइम आधा होगा तो डिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, जैसे देखते हैं, ठीक है। एक कार है जो चलती है किस स्पीड पे, ट्रेवल्स 2 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ये चलती है 2 आवर्स के लिए। एंड अनदर कार, ये केयर नहीं, ये कार है, अनदर कार मूव्स फॉर 3 आवर्स, एक दूसरी कार है जो 3 घंटे चलती है एट द सेम स्पीड, एस इक्वल टू सेम, यानी कि ये भी दूसरी गाड़ी भी इसी स्पीड पे चलती है। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द 2 कार। तो
तो सीधी सी बात है कि पहला वाला जो था गाड़ी चल रही थी 2, तो ये चल रहा था 3, तो सीधी सी बात है अगर डिस्टेंस चलेगा 2, पहला वाले में डिस्टेंस अगर 2 चल रहा था तो अब ये 3 ही चलेगा। यही तो कह रहा है। इट मीन्स बेसिकली मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि देयर इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, dA बाई dB इक्वल टू TA बाई TB। यही मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का। मतलब कि अगर पहले टाइम था 2 और बाद में हो गया 3, तो पुराने डिस्टेंस और नए डिस्टेंस के बीच का जो रेशियो था वो 2:3 ही रहने वाला है, क्योंकि देयर इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी सिंस स्पीड इज कांस्टेंट। सिंपल, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, मेरे को कुछ नहीं सोचना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है, जितना टाइम बढ़ा, या फिर मैं बोलता हूं कि इसमें अगर मेरे को 50% इंक्रीज हुआ है, तो अगर यहां पे था 2 तो इसमें भी जो होगा ग्रोथ वो 50% होगा। यानी कि अगर ये 100 था तो ये 150 हो जाएगा, 200 था तो ये 300 हो जाएगा। दिस इज द रेशियो। यहां पे रेशियो पूछा है तो रेशियो हमेशा 2:3 के रेशियो में ही रहेगा। सीधे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो, आपको कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन चलो हम एक देसी मेथड भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि सर देसी तरीका भी पता होना चाहिए। तो नॉर्मली आपको देखो करने का, नॉर्मली आप ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये समझ में आ गया आई होप। लेकिन सपोज करो कि अब देखना, ये कार है, इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, टाइम ट्रेवल किया इसने 2 आवर, ठीक है। तो मेरे को पता है पहले के इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर, 25 इंटू 2, ठीक है। दूसरी कार उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, स्पीड सेम थी, टाइम था 3 आवर के लिए ट्रैवल किया, तो इसके बीच में इसका डिस्टेंस जो कितना हो जाएगा, ये D1 होगा तो ये D2 हो जाएगा। D2 इज 25 इंटू 3 दैट इज 75 किलोमीटर। अब मेरे से बेसिकली रेशियो पूछ रहा है, तो वो D1 बाई D2 पूछ रहा है, तो मैं D1 बाई D2 निकाल सकता हूँ 50/75, दैट अगेन बिकम्स 2/3। वही निकल के आ गया था, डायरेक्ट आ गया था क्योंकि स्पीड कांस्टेंट थी। तो ये नहीं समझ में आया तो ये समझ लेना, ये तो बिल्कुल बेसिक है। नहीं तो प्रोपोर्शनलिटी का यूज करके आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। अब क्या होगा जब टाइम कांस्टेंट है? पिछले वाले में हमने क्या किया, स्पीड कांस्टेंट है, अब टाइम कांस्टेंट हो गया। तो जब टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है, पिछले वाले में आपकी स्पीड कांस्टेंट थी, अब अगर टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट का मतलब ये हो गया, अलग अलग सिचुएशंस में इस तरह से कोई सवाल पूछ देते हैं। जैसे कोई एक बॉडी है, ये 2 घंटे चलती है, लेट से स्पीड S1 और डिस्टेंस D1 चलती है, और फिर से ये चलती है 2 घंटे S2 स्पीड और D2 स्पीड से। D2 डिस्टेंस चलती है, जो D2 डिस्टेंस है ये वाला, और S2 स्पीड से चलती है, S1 स्पीड है, डिस्टेंस D1 है। 2 घंटे यहाँ चले, 2 घंटे यहाँ चले, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। यही तो टाइम कांस्टेंट का मतलब है। बेसिकली जब 2 बॉडी मूव कर रही है उनको टाइम कांस्टेंट है, या फिर एक अलग सिचुएशन टाइम कांस्टेंट है। अलग अलग जगह पे आता है सिचुएशन, जैसे एक सर्कुलर मोशन है, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। बॉडी A इधर ऐसे चलना शुरू की और बॉडी B जो है वो ऐसे चलना शुरू की, और यहाँ पे आ गए और हमसे फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया कि ये मीटिंग पॉइंट कितना है। अब यहाँ पे मेरे को दिखा है जब भी मिलेंगे, तो जब ये मिल रहे हैं तो टाइम अगर यहाँ पे T होगा तो यहाँ पे भी T होगा, तो टाइम कांस्टेंट है। या फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे होंगे, A और B है और एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हमसे पूछ देता है कई बार मीटिंग पॉइंट क्या होगा। तो आप समझना, अगर ये यहाँ पे कहीं मिले हैं तो A को यहाँ से ट्रेवल करने में जितना टाइम होगा वही टाइम B को यहाँ से ट्रेवल करने में टाइम सेम लगेगा, तो टाइम कांस्टेंट हो गया। और हो सकता है ये स्पीड S1 से चले हों और डिस्टेंस D1 ट्रेवल किया हो, इन्होंने S2 से चले हों और डिस्टेंस D2 ट्रेवल किया हो। अलग अलग सिचुएशन है, सेम बात को कहने के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो जब भी ऐसा होगा जब टाइम कांस्टेंट है, उस टाइम पे S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2। सिंपल, S इंटू डी। आप ऐसा समझ सकते हो
S1 इंटू T1 इक्वल टू D1 होगा, S2 इंटू T2 इक्वल टू D2। अब सिंस टाइम तो कांस्टेंट है, S1 T1 अपॉन S2 T2 इक्वल टू D1 अपॉन D2। अब चूंकि T1 इज इक्वल टू T2 ये कट जाएगा तो अल्टीमेटली निकल के आ जाएगा S1 अपॉन S2 इक्वल टू D1 अपॉन D2। यही तो कह रहा है, ठीक है। तो अगर जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू D1 अपॉन T2। तो मतलब इसका सीधा सा ये है कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि सपोज इस S1 अपॉन S2 इक्वल टू D1 अपॉन D2 का क्या मतलब है। सपोज कोई बॉडी है जो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, दूसरी कोई बॉडी है वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। तो मेरे से पूछ रहा है कि आफ्टर n आवर्स या 3 घंटे के बाद इनके बीच का डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो मैं सीधे बोल सकता हूँ D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू पहली वाली स्पीड अपॉन दूसरी वाली स्पीड, वो हो जाएगा 1/2। सीधे बोल दूंगा, मैं कैलकुलेशन वगैरह नहीं करूंगा। इसका यह भी मतलब है कि इसका एक और मतलब है, क्योंकि दैट इज कि S1 से S2 में अगर ग्रोथ हो रही है लेट्स से 20%, समझना, तो इसका मतलब डिस्टेंस में भी D1 से D2 में जो ग्रोथ होगी ना वो 20% ही होगी। इसका यह भी मतलब है, यानी कि परसेंटेज चेंज सेम होगा। यानी कि अगर ये हो रहा होगा 5 से 6, 20% ये बढ़ रहा होगा, और ये डिस्टेंस था 50 किलोमीटर, तो सेकंड केस में डिस्टेंस 60 किलोमीटर होगा अगर स्पीड इस हिसाब से बढ़ेगी। तो इसका यह भी मतलब है कि अगर मैं स्पीड में S1 को S2 होने में अगर मैं कोई फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं A/B, तो D1 से D2 को होने के लिए मैं सेम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा A/B, क्योंकि आपको पता है 5 में सपोज हम F फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है, तो F का वैल्यू हो गया 6/5, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है अगर मेरी स्पीड में डिस्टेंस D1 मेरे को पता है D2 निकालना है, तो मैं D2 में निकालने के लिए सीधे 6/5 कर दूंगा, सेम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को 60 निकल के आ जाएगा। ये इसका मतलब है। तो जो इंक्रीज स्पीड में होगा वही इंक्रीज स्पीड जो चेंज होगा वो डिस्टेंस में होगा, ठीक है। सो बेसिकली स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D और D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। इसका सीधा सा यही मतलब है। और इन चीजों को अगर आप समझ गए ना तो आप बहुत अच्छे से स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। अब देखिए हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए थे सीखे हैं ना, परसेंटेज में, रेशियो, प्रोपोर्शन में, सारे अप्लाई होंगे यहाँ पे। साइंस के साथ यही तो खास बात है, सारे जो हमने सीखी होती ना चीजें वो अप्लाई होती होती हैं। अब ये देखिएगा क्वेश्चन, एक कार ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर पर आवर पहले 2 घंटे के लिए, और उसके बाद ट्रेवल करती है 80 किलोमीटर अगले 2 घंटे के लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट 2 स्पीड। पहला तरीका क्या था कि ये चलती है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम है इसके लिए 2 आवर। तो पहले केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 60 इंटू 2 इट बिकम्स 120 किलोमीटर। दूसरे केस में क्या हुआ, इसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम था 2 आवर, तो डिस्टेंस D2 निकल गया 80 इंटू 2 इज इक्वल टू 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर। अब मेरे से डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है तो मैं D1 अपॉन D2 निकाल सकता हूं। ये मैं बोल सकता इट इज 120 अपॉन 160, इट बिकम्स दैट इज 3/4। ये डिस्टेंस का रेशियो निकल गया। एक तरीका तो ये था करने का, लेकिन आप अगर इतने कैलकुलेशंस में नहीं जाना चाहते हैं तो मेरे को पता है टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि टाइम 2 घंटे ही है दोनों के केस में। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो वही होगा जो स्पीड का रेशियो होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। देयरफॉर D1 अपॉन D2 इक्वल टू S1 अपॉन S2 इक्वल टू S1 क्या है 60 और D2 क्या है 80, दैट बिकम्स 3/4। सिंपल, टाइम कांस्टेंट था। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब अलग अलग तरीके देखने के समझना
कि स्पीड में चेंज कितना हुआ 60 से 80 तक जाने में, 20/60 इंटू 100%, दैट इज 33 1/3%। स्पीड में इतना चेंज हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब है जो D2 होगा, इसमें भी अगर यहां पे 120 निकल के आ रहा है तो इसमें भी जो चेंज हुआ होगा ना वो सेम हुआ होगा 33 1/3%, दैट इज डिफरेंस इज 40/120 इंटू 100% करेंगे तो ये सेम निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई कितने से हो रही है, 60 में आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, दैट इज 4/3, तभी तो 80 आएगा। तो मेरे को डिस्टेंस में भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120 में मेरे को 4/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तब 160 निकल के आ जाएगा। ऑल्दो ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इसमें चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से ये इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप इन चीजों को समझ गए ना तो आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, इस पर हम डिस्कस करते हैं फिर। सो दिस इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, इसका मतलब आपको मैंने बता दिया, जितना स्पीड बढ़ेगी उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा अगर टाइम कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन है, दो गाड़ियां हैं, दे लीव साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ऑन ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक कार ए यहां पे है, दूसरी कार बी पे है। ठीक है, और ये एक साथ एक तरफ पे मूव करना शुरू करती है ऑन ए स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, और दे मीट एट पॉइंट सी 80 किलोमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो मैं अगर बोलूंगा कि स्पीड का रेशियो, तो ऐसे मुझे पता है, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं, चूंकि टाइम कांस्टेंट, एक चीज समझना यहां पे टाइम कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि ये बॉडी जो यहां से यहां तक आने में अगर t1 टाइम ले रही होगी तो बी वाली बॉडी भी यहां से यहां तक आने में t1 टाइम ही ले रही होगी। अब टाइम कांस्टेंट हो गया तो मैं बोल सकता हूं SA/SB इक्वल टू DA/DB, और DA कितना दिया हुआ है AC, दैट इज AC/DB कितना है BC। AC दिया हुआ है आपका 80 किलोमीटर, और ये दिया हुआ है कितना 200 - 80 120। इट बिकम्स, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 2/3। सीधे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है। नहीं तो करने को दूसरे तरीके भी हैं, बट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप एक बार में जब कर सकते तो जबरदस्ती के मेथड्स, मतलब जबरदस्ती का कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना। नहीं तो हम क्या करते हैं, फिर बोलते हैं भैया चलो ऐसे मान लो इसकी स्पीड ऐसे है, दूसरे की स्पीड SB है, तो फिर हम क्या करते हैं ऐसे इंटू टाइम TA इज इक्वल टू, हम बोलते हैं 80 है, और हम बोलते हैं SB इंटू TB, इसको जितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, इज इक्वल टू 120 है। अब मैं क्या कर, पता है मुझे TA इज इक्वल टू TB, देयरफॉर SA/SB ये कट जाएगा, TA और TB सेम है, इज इक्वल टू 80/120 भी कर सकते हैं, दैट ऑल्सो बिकम्स 2/3। बट ये डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये नहीं समझ में आ गया तो ये लॉन्गर मेथड भी है, इससे भी आप कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बट यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। टू कार्स मूव साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट A एंड B टुवर्ड्स ईच अदर। A और B कोई पॉइंट है, और ये साथ एक जगह एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। द स्पीड ऑफ द टू कार्स आर 20 and 25 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मीटिंग पॉइंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1800 किलोमीटर। इनके बीच 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, लेट दिस बी C। ठीक है, आप समझना, इस क्वेश्चन को करने का एक देसी तरीका तो आपको पता है। ये डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ, ये 1800 - x मान लेता हूँ। ठीक है, वो तरीके से पहले करते हैं, फिर आपको एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ। नाउ AC इज इक्वल टू, लेट से दिस बी x, मेरे को मीटिंग पॉइंट मिलाना है, बताना है। देयरफॉर CB इक्वल टू 1800 - x। अब
AC जो है यहां पे आप समझना, यहां से जो चला SA इंटू टी इज इक्वल टू x और SB इंटू टी इज इक्वल टू 1800 माइनस एक्स। ये कैसे आप समझ रहे हैं? इसकी स्पीड दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टी इज इक्वल टू एक्स और इसकी स्पीड SB इंटू टी इक्वल टू 1800 माइनस एक्स। ठीक है, यहां वाले की स्पीड SB मान ली मैंने, यहां वाले की स्पीड SA मान ली। इसको यहां तक आने में टाइम t लगा तो इसको भी यहां तक आने में टाइम t ही लगा होगा। तो SA इंटू टी इज इक्वल टू एक्स एंड दिस बिकम 1800 माइनस एक्स, SB माइनस टी इक्वल टू 1800 माइनस एक्स। डिवाइड कर देता हूं। अब समझना, इसका मतलब आ जाएगा SA अपॉन SB इक्वल टू एक्स अपॉन 1800 माइनस एक्स, क्योंकि t तो कट गया। अब SA कितना है? 20 है। 20 बाई 25 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1800 माइनस एक्स। ये काटेंगे तो ये 4/5 आएगा। इट बिकम्स 5x इक्वल टू 1800 इंटू 4 माइनस 4x और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इट बिकम्स 9x इक्वल टू 1800 इंटू 4। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी 1800 इंटू 4 अपॉन 9। ये मैं करूंगा 200 तो इट बिकम्स 800 किलोमीटर। तो मैं बोल दूंगा कि AC का डिस्टेंस है ये 800 किलोमीटर है। यहां से A की तरफ से देखेंगे तो 800, B की तरफ से देखेंगे तो 1800 माइनस 800 दैट बिकम्स 1000। ठीक है, एक तरीका तो ये था। एक और मेरे दिमाग में एक तरीका आ रहा है, मेरे को एक चीज दिख रही है। मैं एक दूसरे तरीके से सोचता हूं कि इसको कर लिया जाए कि यार इतनी कैलकुलेशन ना हो, क्योंकि जितनी कैलकुलेशंस होती है मिस्टेक्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। मेरे को दिख रहा है कि टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, यानी कि जो डिस्टेंस होगा DA अपॉन DB इक्वल टू SA अपॉन SB होगा। समझना, DA अपॉन DB इक्वल टू SA अपॉन SB होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लग रहा था इधर से भी आने में इतना ही टाइम लग रहा था। तो ये DA जो कि x माना था, DB जो कि BC है, ये SA अपॉन SB होगा, इनके स्पीड के रेशियो में था। तो SA कितना हो गया 20, SB कितना हो गया 25, दैट बिकम 4/5। अब मेरे को पता है कि यहां से AC और CB के बीच का रेशियो 4/5 है, तो मेरे को अगर DA निकालना है डिस्टेंस, ये हो जाएगा 4/9 इंटू 1800, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 1800 किलोमीटर है। 4 + 5 इज इक्विवेलेंट टू 1800। ये आपको मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिखाया था। ये आप करेंगे तो ये काटेंगे 200, इट डायरेक्टली बिकम्स 800। सीधे बोल देंगे 800 है। अब बताओ, आप खुद सोचो कि ये आसान था कि वो आसान था, बट आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए आपको ये तरीका आना चाहिए। सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी इन टाइम स्पीड डिस्टेंस इक्वेशन। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर दो बॉडीज में डिस्टेंस कांस्टेंट है और उनकी स्पीड का रेशियो लेट्स से 1:2 है, तो फिर टाइम का रेशियो होगा 2:1। यही मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या फिर लेट्स से स्पीड ऑफ A इज टू स्पीड ऑफ B इक्वल टू स्पीड ऑफ C इज इक्वल टू लेट्स से 2:3:4। ये दी हुई है, तो कितना टाइम लगेगा TA, TB और TC को, क्योंकि मेरे को पता है इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज टू 1/3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज टू 1/4। इसको ऐसे मत कर देना 4:3:2, वो गलत हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आप 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 करते हैं। कई लोग ये दो रेशियो वाला में तो पलटता है ही है। आपकी जैसे मान लो कि SA इज टू SB अगर दिया हुआ है लेट्स से 2:3, तब आप कर सकते हो TA इज टू TB इज इक्वल टू 3:2। और ये इसलिए कर लेते हैं 3:2 इसलिए कर लेते हो क्योंकि अगर आप इसको इन्वर्सली लोगे तो 1:2 इज टू 1/3 इक्वल टू 3:2 डायरेक्ट निकल आता है, बट इस केस में वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो उसको जनरलाइज मत कर देना। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल गया क्या 6:4:3, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया।
ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। अब ये दिखाते कैसे हैं, किस अलग अलग टाइप के आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे कि एक बॉडी है वो S1 डिस्टेंस चलती है पहले आधी जर्नी में, जैसे आप देखते नहीं होगे, ये एक बॉडी चलना शुरू हुई, पहले हाफ डिस्टेंस में ये S1 स्पीड से चलती है और दूसरे हाफ डिस्टेंस में ये S2 स्पीड से चलती है। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में ये S1 स्पीड से चलती है, सेकंड हाफ डिस्टेंस में ये S2 स्पीड से चलती है। तो फिर टाइम का जो रेशियो होगा वो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू S2 अपॉन S1 होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, x/2 इज इक्वल टू x/2, तब ये चीज अप्लाई होगी। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब इसका अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक आदमी है वो 3/4 ऑफिस नॉर्मल स्पीड से चलता है और लेट हो जाता है ऑफिस में 12 मिनट से, तो इसका ओरिजिनल टाइम क्या है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ पहले वो 1 के हिसाब से, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी वो 1 के हिसाब से चल रहा होगा, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है दूसरी बार वो किस से चल रहा होगा, 3/4 स्पीड से चल रहा होगा, S ओरिजिनल इज टू S न्यू, ठीक है, इस हिसाब से ही तो चल रहा होगा। यानी कि पहले 4 चल रहा था तो अभी वो 3 की स्पीड से चल रहा था, सीधी सी बात है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम ओरिजिनल अपॉन टाइम न्यू इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। समझना इस बात को क्या कह रहा है। स्पीड और जो पुरानी स्पीड थी अगर मैं 1 मान लेता तो नई स्पीड 3/4 होती, ठीक है, यानी कि 4/3 की स्पीड हो गई। तो टाइम ओरिजिनल इज टू न्यू टाइम इज इक्वल 3/4। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही तो देरी है, वही तो लेट करवा रहा है, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 12 मिनट, क्योंकि यही लेट हो रहा है। और ओरिजिनल टाइम कितना है 3, तो 3 इज इक्विवेलेंट टू 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 मिनट। सीधे मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा। और भी तरीके करने के, बट ये आप आराम से यहां पे इस तरह से कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, S2 अपॉन S1 इक्वल टू T1 अपॉन T2, डिस्टेंस सेम है। अब S2 कितना है 3/4S अपॉन S, नई स्पीड पुरानी स्पीड, इक्वल टू T1 जो कि आपका ओरिजिनल टाइम था, उसको मैं T मान लेता हूं। तो लेट से अब लेट हो गया 12 मिनट, तो T + 12 इसको टाइम लग रहा है, यही इसी के रेशियो में होगा। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो दैट बिकम्स 4T इक्वल टू 3T + 36, T इक्वल टू 36, T वॉज द ओरिजिनल टाइम। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, जो पसंद में आता कर लो, गलत मत करना बस, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब सीधा सा है कि S इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब S1 T1 इक्वल टू S2 T2 इक्वल टू S3 T3 डॉट 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 डॉट। अब एक चीज समझना, जो भी आपने परसेंटेज इक्वेशंस पढ़े थे, समझना S इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट। तो आपने जो भी परसेंटेज पढ़े थे वो यहां पे अप्लाई होंगे परसेंटेज वाले इक्वेशंस। सो अगर इस क्वेश्चन आ जाए कि स्पीड जो है वो 25% से बढ़ती है, लेट्स से स्पीड इज इंक्रीज बाय 25%, देन हाउ मच टाइम शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट कि आपका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे। क्वेश्चन समझना, लेट अ बॉडी इज मूविंग, कोई बॉडी मूव कर रही है, इसकी स्पीड में देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25%, देन what should be the increase, what should be the decrease in time, what should be the decrease in time percentage wise, what should be the decrease in time percentage wise so that the distance covered by the body remains same। तो d is constant, तो d में कोई चेंज नहीं हुआ। तो मेरे को पता था जब भी कोई दो नंबर का प्रोडक्ट होता है xy इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो फिर डेल्टा x प्लस डेल्टा y प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स डेल वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी यही अप्लाई होगा। तो एक 25 इंक्रीज हुआ,
अगले में हमें डिक्रीज होना है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली, तो हम साइन अभी बस इसको ले लेंगे, आपका डेल्टा टी प्लस 25 डेल टी अपॉन 100 इक्वल टू 0, क्योंकि नेट चेंज 0 होना है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होना नहीं है। तो ये निकल के आएगा, ये काटेंगे, ये 1/4 निकल के आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 डेल टी अपॉन 4 इज इक्वल टू -25, इसको काटेंगे -5, तो डेल्टा टी इक्वल टू 20%, और ये आएगा माइनस में, मतलब ये घटना चाहिए। बढ़ने के लिए पॉजिटिव लिया तो घटने के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव दे देगा। मतलब स्पीड अगर 25% इंक्रीज हुई है तो डिस्टेंस को सेम रखने के लिए मेरे को 20% डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, ओवरऑल व्हाट वी हैव लर्नड, जो हमने सीखा है वो सीखा है डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एस इक्वल टू कांस्टेंट। पहली चीज ये सीखी हमने, ठीक है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एस इक्वल टू कांस्टेंट। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, टी इक्वल टू कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। उसके अलावा स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इफ डी इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने लास्ट में देखा था। ठीक है, ये चीज हमने अभी देखी। अब यहां पे देखो, आपको बताई दिया कि अब चीजें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं उनका रेशियो भी सेम होता है। जैसे कि लेट्स से रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, अगर स्पीड ऑफ ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो अगर 1:2:3 दिया है, तो इनका टाइम का जो डिस्टेंस का रेशियो है, इफ टाइम इज सेम, टाइम इज इक्वल टू सेम, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 1:2:3 होगा। ठीक है, अब मान लो कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज टू 1:2:3 दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट। डिस्टेंस को अब हमने कांस्टेंट कर दिया, तो स्पीड और टाइम के बीच तो इनवर्स रिलेशन है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टी ए इज टू टी बी इज टू टी सी इज इक्वल टू 1/1 इज टू 1/2 इज टू 1/3, दैट बिकम 6:3:2। ठीक, समझ में आई बात। अब चलते चलते एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, द एवरेज स्पीड। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, देखो जनरली ये यही यूज होगा, टोटल डिस्टेंस, किसी भी स्पीड से चले होगे तुम, मान लो कि अलग अलग स्पीड दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका सीधा सा मतलब है, सपोज कोई जर्नी है, ये वाली जर्नी ट्रेवल कर रहा है लेट्स से 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, ये वाली जर्नी ट्रेवल कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, और ये वाली जर्नी ट्रेवल कर रहा है लेट्स से 100 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर्स। तो मेरे से पूछा है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो मैं सीधे बोल दूंगा, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने 50, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने 150, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने 400, तो टोटल स्पीड कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 150 प्लस 50 दैट इज 200 प्लस 400 दैट इज 600 इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 3 2 5 6 7 8 9, 600 बाई 9, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 200/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं ये बोल दूंगा दिस इज़ द एवरेज स्पीड, सीधा सा है। तो अगर सर्टेन डिस्टेंस आप x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं और आप सर्टेन डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं, दैट इज मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि अगर कोई डिस्टेंस आप यू आर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस d, समझना इस चीज को, इफ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय d इज कवर्ड एज x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, और सेम डिस्टेंस d आप y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो एवरेज स्पीड पूरे जर्नी के दौरान आपकी होगी, आप इसको समझना, टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2d अपॉन यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम d अपॉन x प्लस यहाँ पे टाइम लगेगा d अपॉन y, दिस बिकम 2/1/x प्लस 1/y, दिस बिकम 2xy अपॉन
एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। मतलब अगर मेरे से सीधे अगर ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि एक मैन ने कार से चल रहा है एंड 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है और रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कार से गया यहाँ से जाते हुए 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला, ठीक है। ये कार से चल रहा था, गाड़ी थी अब इसके पास, चलती का नाम गाड़ी, और ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और ये सेम डिस्टेंस पे आया स्टार्टिंग पॉइंट पे और ये चल रहा था 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे से अगर एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो मेरे को एक फॉर्मूला सीधा पता है, वी कैन ऑलवेज राइट 2 × 70 × 55 अपॉन 70 + 55। भूल जाओ अगर आप ये फॉर्मूला तो आप मान लेना कि ये डिस्टेंस x है, जाते समय और आते समय टोटल डिस्टेंस ये हो गया और इसको हो जाएगा x/70, यहाँ पे टाइम लगेगा, और स्कूटर से x/55 यहाँ पे ये टाइम लगेगा। तो मैं ये सीधे बोल दूंगा कि ये इसका जो भी उत्तर निकालोगे आप, और ये x कट जाएगा, ये 2/1/70 + 1/55, ये इसका उत्तर होगा। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इसको कैलकुलेट करो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये होगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बट अब ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो रहा है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा ताकि एवरेज टाइम और डिस्टेंस की जो भी हमने आज सीखा है वो हम अप्लाई कर सकें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, 8-10 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस हैं, बहुत लंबी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको सिखा दिए। उसके बाद फिर हम अगली क्लास करेंगे। ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाली चीज़ें हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार ही इस प्रोग्राम की शक्ति है। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश को जरूर ज्वाइन करें, मैराथन में जरूर हिस्सा लें, चाहे फ्री वाला या चाहे पेड वाला। दिसंबर से हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक मैराथन लाने वाले हैं। गो एंड सी द फीडबैक यार, बोलने वाली कोई बात नहीं है। आप पाएंगे कि कितने सारे हजारों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यू गो एंड सी लुक फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश टेलीग्राम चैनल। बेस्ट PYQ आपको नीलेश AF442.com पे मिल जाएगा। CSET की प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ मैं आपके साथ लेकर आता रहूँगा। विद दिस, थैंक यू ऑल, दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह।